देखिए अभी मैं आपको आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो बोर्ड एग्जाम में जितना आ सकता है ऑब्जेक्टिव वे सब के सब महत्वपूर्ण जो है उसको हम जल्दी से क्लियर करके आपको समझा के सिखा देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव आपदा प्रबंधन से जो पूछा जाएगा वह छूट सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। देखिए अभी जो बताएंगे ऑब्जेक्टिव वह है आपदा प्रबंधन। सबसे पहले इनके बारे में जान लेना चाहिए कि आपदा प्रबंधन है क्या। पता है विभिन्न प्रकार के जो दुर्घटना घटते हैं, सर दुर्घटना क्या होता है आप देखते होंगे, कहीं सड़क दुर्घटना, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एकाएक आंधी तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, सुखाड़ की समस्या छा जाती है, ये सब क्या है? आपदा है। और इस आपदा से बचने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं, जो उपाय करते हैं, उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो घटना घट रहा है उसे कहते हैं आपदा, और इससे बचाव के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसे कहते हैं प्रबंधन। जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, अब गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पर धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वह क्या है? एक तरह से आपदा। अब इस आपदा से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हेलमेट लगा के चलते हैं, तो यह एक तरह से आपदा प्रबंधन का भी हिस्सा कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं से हम बचने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। आप देखे होंगे जैसे सुखाड़ से बचने के लिए कई जगह पर जल जमा किया जाता है, बाढ़ से बचने के लिए, बुहा से बचने के लिए बांध सब बनवाया जाता है, किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना ना हो इसलिए ब्रेकर, विभिन्न प्रकार का वह सारा साधन देने का प्रयास किया जाता है जिससे कि दुर्घटना कम से कम हो। तो आप ये समझ गए होंगे विभिन्न प्रकार के घटना जो घटते हैं उसे हम आपदा का कहते हैं, और इससे बचने के लिए जो लोग व्यवस्था करते हैं उसी को प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन से ही अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो ध्यान पूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए सूखा होता क्या है। जब भूमि में नमी में कमी आ जाए, जब भूमि की मिट्टी में या मिट्टी में जब नमी में कमी आ जाए, नमी पता है ना, हाल जो कहते हैं घरेलू भाषा में, अर्थात जल का अंश, जब उसमें कमी आ जाए तो उसे हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ की स्थिति में धरती एकदम फट फट सा जाते हैं। तो सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना, यदि आप बरसात के जल को स्टोर कर लिए नदी, तालाब इत्यादि जगह पर, तो वहां पर सुखाड़ की समस्या बहुत कम से कम रहेगा। फिर आगे प्रश्न है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पता है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार जो है यह एकदम से बाढ़ग्रस्त है, जबकि दक्षिणी बिहार अक्सर करके सूखा से प्रभावित रहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बाढ़ भी आते हैं और सुखाड़ भी आते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, कहिएगा उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार का है, क्योंकि उत्तरी बिहार में गंगा नदी है और उत्तरी बिहार में ही बहती है बिहार की सबसे विनाशकारी नदी कोसी नदी, जो कि नेपाल से आती है। फिर आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी तो बताए थे विनाशकारी नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है किसको? कोसी नदी को। पता है ना, शोक ऐसा नदी जो एक तरह से किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र में तबाही ला दे, डुबा दे पल भर में, जहां की लोगों को दुख में डाल दे, वैसे सब नदियों को एक तरह शोक वाला नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। फिर अगला प्रश्न है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? बाढ़, बाढ़ आएगा तो फिर सुखाड़ तो होगा नहीं। भूकंप, यह भी सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक नहीं है। वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट, यह तो होगा नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट समझते हैं ना, जब ज्वाला निकलते हैं, आप कई क्षेत्रों में सुने होंगे, अभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ना ज्वालामुखी क्या होता है, पता चलेगा पूरा धधकता हुआ मिट्टी के अंदर से निकलता है। तो प्रश्न था सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। जब बारिश नहीं होगा सुखाड़ तो होगा ही,
क्या बोले, जब बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, सुखाड़ होगा। फिर आगे प्रश्न है, कुसहा तटबंध किस नदी पर है? इस तटबंध पर हम कई बार घूमे हैं। कुसहा तटबंध है कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर। यदि कोसी नदी पर यह कुसहा तटबंध नहीं बनाया गया होता, ना जाने कितने गांव हर साल डूबते। इस बांध से कई सारे लोगों की रक्षा हुई है। तो यदि आपसे पूछे कुसहा तटबंध किस नदी पर है, कहेगा कोसी नदी पर। फिर आगे है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना यह है सतलज नदी पर। पता नहीं बांध परियोजना क्या होता है? मान लीजिए ये नदी है, नदी पर जब इस तरह से बांध बनाया जाता है बिजली उत्पादन करने के लिए, मछली पालन के लिए, सिंचाई के लिए, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो इसे कहते हैं बांध परियोजना। और भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है सतलज नदी पर। फिर आगे है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? यह है दामोदर नदी। जैसे कि आप पढ़े होंगे, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार में जो बाढ़ लाते हैं वह कोसी नदी, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल को अक्सर करके डुबाने का काम करता है। फिर आगे है, सोनोमीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापा जाता है? पता है, समुद्र में जो कंपन होते हैं उसे सुनामी कहते हैं, और जमीन पर जो कंपन होते हैं उसे भूकंप। भूमि पर भूकंप आते हैं और समुद्र में सुनामी आते हैं। सुनामी के तरंग को या सुनामी को मापा जाता है सोनोमीटर द्वारा। सोनोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? सुनामी को। फिर आगे है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन। भूस्खलन पता है ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में भूमि एक तरह सशक करके नीचे गिर रहा हो, या कोई चट्टान का ही टुकड़ा नीचे गिर गया हो एकाएक, उससे कहते हैं भूस्खलन। तो बिहार में तो उतना पहाड़ ऊंचे ऊंचे है नहीं जो भूस्खलन होगा, इसलिए गलत है। चक्रवात, चक्रवात प्राय उस क्षेत्रों में आते हैं जहां की सागर या समुद्र होते हैं एक तरह से बहुत बड़े बड़े, तो यह तो है नहीं बिहार में उतना। सुखाड़, बाढ़। अब इस दोनों में आपको सोचना है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। पता है, बिहार को जो सबसे ज्यादा तहस नहस करते हैं वह बाढ़ करते हैं। उत्तरी बिहार के अधिकतर क्षेत्रों को डुबा ही देते हैं। सुखाड़ से तो सिंचाई करके समरसेबुल इत्यादि के माध्यम से बचा जा सकता है, लेकिन बाढ़ से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक पूछित किएगा बाढ़। फिर आगे है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। तो यह होगा गोविंद सागर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम जानते हैं ना, मनुष्य के द्वारा जो जलाशय बनाया गया, जहां पर जल ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया हो उसे कहते हैं कृत्रिम जलाशय। तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर। फिर आगे है, सुखाड़ अर्थात सूखा किस प्रकार की आपदा है? पता है, आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। जो मनुष्य के द्वारा घटना घटाया गया हो या जो आपदा मनुष्य के कारण आते हो उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा। खुद से सोचिए, एक्सीडेंट जो होते हैं, भगवान आता है इधर उधर करने, क्या नहीं, हम लोगों के कारण से होते हैं। तो एक्सीडेंट जो होता है, सड़क दुर्घटना, आग लग जाना, ये सब मुख्य रूप से मानव निर्मित में आ जाएगा। लेकिन भूकंप, क्या मनुष्य के पास है भूकंप करवाना? ऐसा थोड़ा नहीं कि ऐसे हिलेंगे भूकंप आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? क्या लगता है कि मेरे बस की बात है, बारिश हो रहा और कहेंगे अब सुखाड़ हो जाएगा? नहीं होगा। सुखाड़ जो है ना प्राकृतिक पर निर्भर करते हैं। बारिश हुआ तो नहीं होगा सुखाड़, और बारिश लंबे समय तक नहीं हुआ तो सुखाड़ हो जाएगा। तो सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। फिर है, कृषि सुखाड़ होता है। पता है, कृषि सुखाड़ तब होता है जब जल का अभाव होता है। जब किसका अभाव होता हो? जल का अभाव होता हो, तो उस समय कृषि सुखाड़ होता है। सोचे जल ही नहीं रहेगा तो सुखाड़ तो होना ही है। फिर आगे प्रश्न है, भूपटल
के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? पता है, पटल का वह क्षेत्र जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। अब देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी का ऊपरी सतह, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, लेकिन भूकंप यहां से शुरू हुआ, यहां से ना ऊपर आएगा, ऊपर आकर के तब फैलेगा। तो उसी तरह से यह कहा गया है भूतल के नीचे, भूतल के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। फिर आगे प्रश्न है, जबकि इसी जगह पर वो जो बाहर निकला रहता है उसे कहते हैं अधिक केंद्र। अब आगे प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सुखाड़ जो होती है किस प्रकार? अचानक, अचानक थोड़े ना आएगा सुखाड़। मान लीजिए अभी बारिश हो रही है, आज खूब बारिश हुआ और कल सुखाड़ थोड़े ना हो जाएगा। फिर है, पूर्व सूचना के अनुसार क्या सुखाड़ आते हैं? कह देते हैं कि हम सुखाड़ आ रहे हैं फलाना महीनों में, नहीं, धीरे धीरे सुखाड़ जब भी आते हैं धीरे धीरे। 10 दिन बारिश नहीं हुआ, सुखाड़ 20-30 दिन, ऐसे करते करते लंबे समय तक जब बारिश नहीं होते तो वही बड़ा सा सुखाड़ में बदल जाता है। तो सूखे की स्थिति जो आती है धीरे धीरे, हाँ, बाहर भले कह सकते हैं अभी पानी नहीं था, शाम तक में हो गया या सुबह तक में हो गया। बाढ़ आ सकता है अचानक, भूकंप तो और अचानक आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है जहां अधिक से अधिक बाढ़ भी आते हैं और सुखाड़ भी आते हैं। तो यदि कहे ना सूखे से प्रभावित या बाढ़ से प्रभावित हुआ, आ जाएगा बिहार। देखिए आगे प्रश्न है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पता है, 2004 में बंगाल की खाड़ी में, कहां बोले? बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयंकर भूकंप। बंगाल की खाड़ी समुद्र वाला क्षेत्र हुआ ना, पानी वाला क्षेत्र हुआ, तो वहां सुनामी आएगा। बंगाल के खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। फिर आगे प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है, जबकि भूकंप भूमि पर। सुनामी कहां आता है? समुद्र में। फिर आगे प्रश्न है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? सबसे जो खतरनाक तरंग होता है वह होता है एल तरंग। कौन सा तरंग? एल तरंग। तरंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एल, पी, एस। यदि आपसे कोई पूछे सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है तो कहिएगा एल तरंग। फिर आगे प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अब कहा गया कि बस्ती या फिर मकान में आग लग जाए उसमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, दरवाजे खिड़कियों लगाना। अब देखिए, यदि आग लग जाए, क्या दरवाजा खिड़की लगने से बुझ जाएगा? नहीं, ये गलत है ऑप्शन। आग बुझने तक इंतजार करना। क्या मान लीजिए आपके घर में आग लग गया, आप चुपचाप देखिएगा कि जब बुझेगा तब हम कुछ करेंगे? नहीं। फिर अग्निशमक को बुलाना। जैसे आपके घर में आग लगे ना तो अग्निशमक जो होता है आग बुझाने वाला, सब सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई है, अग्निशमक यंत्र को कॉल करना चाहिए। वह मुफ्त में आकर के आपके घर को तेजी से बुझा देंगे। हालांकि उससे पहले कॉल करने, ये नहीं कि अब कॉल कर दिया आएगा 10 मिनट में तो 10 मिनट के बाद बुझाया जाएगा, नहीं। कॉल करके उसके बाद अपने यथासंभव प्रयास करना चाहिए आग बुझाने का। पानी उसके ऊपर डालना चाहिए। यदि बिजली वाला आग है पहले तो बिजली कट कर देना चाहिए, मिट्टी बालू महीन वाला जो होता है उसको डालना चाहिए। फिर आगे प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ यदि भयंकर आ जाए ना, या बाढ़ की समस्या हो या बाढ़ आ जाए तो उस समय हमें ऊंचे स्थान पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जल जो बहते हैं वह नीचे वाले भागों में ही मुख्य रूप से बहते हैं। कहा गया है कि गांव से बाहर, मान लीजिए गांव से बाहर चल ही जाते हैं, क्या बाढ़ से बच जाएगा, बुआ से बच जाएगा? नहीं। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, यह सही है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। जहां है वही उसी स्थान पर रहना चाहिए। गलत है, खेतों में भी गलत है। फिर आगे प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए होना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का। अब देखिए, यह
क्या है प्रश्न का मतलब? जैसे मान लीजिए भूकंप आया, या कह सकते हैं किसी प्रकार की आपदा घटा, लेकिन नीचे दब गया है और इतना नीचे दबा है तो उसके अंदर तक खोद करके जाना संभव नहीं है। हम लोग यहाँ पर है, मिट्टी बालू कारण से दब गया हो, तो फिर इंफ्रारेड कैमरा जो होता है यहाँ से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कहां पर मनुष्य दबाया है या नहीं दबाया है। इसी कैमरा के माध्यम से हिमालय वाले क्षेत्र में जब किसी प्रकार की हलचल होते हैं ना, कोई लोग दबा जाते हैं तो जल्दी से खोजा जाता है इसी कैमरा के द्वारा, इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, एकदम डालना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आग से जले आप ठंडा पानी डाल के छोड़ दिए, डालते रहिए। या फिर बड़ा सा बर्तन ले लीजिए ठंडा पानी वाला, उसमें डाल करके रखिए। लोग गलती क्या करता है, ऐसे डाला निकाल लिया, इसके कारण से फोका हो जाता है। आप हमेशा डाल करके रखिएगा तो फिर पता चलेगा आपके हाथ का जो गर्मी है वो खींच लिया पानी में। और यदि पानी में हाथ डाले हैं, पानी यदि हीट हो जाए तुरंत दूसरा पानी ले लेना चाहिए। गर्म पानी नहीं डालना चाहिए यदि हाथ जल जाए तो। अस्पताल पहुंचाना ये भी सही है, लेकिन सोचे हाथ जला है तो प्राथमिक उपचार क्या कीजिएगा, पहले अस्पताल पहुंचेगा नहीं, अपना जो अनुभव वाला उपचार है वह करना चाहिए। ठंडा पानी लगातार डालना चाहिए। कुछ लोग नमक डाल देते हैं, पता है कुछ लोगों का कहना है नमक डालिएगा ना तो नहीं फूलेगा। दरअसल नमक जब डालते हैं तो वह छेद छेद कर देता है, इस कारण से पानी लीकेज हो जाता है और वह फूलता नहीं है। खुद से सोचे आप बैलून फुला रहे हो, उसमें कई सारा छेद हो, क्या फूलेगा? नहीं फूलेगा। उसी तरह से इसमें जब छेद हो जाता है नमक कारण से नहीं फूलता। लोग कहते हैं देखो आराम हुआ ना, वैसा नहीं करना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? कई जगह पर आप पढ़िएगा सार्वजनिक टेलीफोन या नहीं होगा, वर्तमान समय मोबाइल होगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले सार्वजनिक टेलीफोन चलता था, लेकिन अब जो है मोबाइल का जमाना है। अब लोग अक्सर करके यूज करते हैं मोबाइल। संचार पता है ना, जिसके माध्यम से एक संदेश दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, अर्थात संदेशों का आदान प्रदान ही एक तरह संचार कहलाता है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। अभी हर घर में लगभग लोगों के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं होने का मतलब न मानव निर्मित होना। बाढ़ या प्राकृतिक है, सुखाड़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद जो होता है, कहीं मान लीजिए बमबारी कर देना, बमबारी करना, यह सब मानव निर्मित आपदा है। फिर आगे प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? पता है जहां पर भूकंप अक्सर करके आते हो ना, वहां पर आयताकार बनना चाहिए, ताकि वह भूकंप के समय जब हिले ना तो जल्दी गिरे नहीं। खुद से सोचिए, एक है 4 चक्का वाला गाड़ी, एक है 3 चक्का वाला गाड़ी, बोलिए दोनों टकराएगा तो पहले उलटने का चांस रहेगा कौन सा? 3 चक्का वाला। जबकि 4 चक्का वाला बहुत कम पलटते हैं या थोड़ा वक्त लगाएंगे पलटने में। उसी तरह से आयताकार यदि बनाते हैं इस तरह से तो फिर वह घर जल्दी नहीं पलटेगा। तो इसका उत्तर होगा आयताकार। फिर आगे प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? पता है जहां सुनामी, पता है ना समुद्र में जो कंपन आते हैं उसी को सुनामी कहते हैं। और सुनामी वाले क्षेत्रों में घर जो बनाना चाहिए समुद्र तट के निकट कभी नहीं बनाना चाहिए। जहां समुद्र का तट हो ना किनारा, वहां नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर घर को डुबा देगा। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर यही होगा, समुद्र तट से दूर जाइए और ऊंचाई पर बनाइए घर। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।